हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर के अंदर oogenesis चैप्टर को लेकर के अध्ययन करेंगे। और oogenesis का मतलब अंडजनन हुआ। देखिएगा, प्रारंभ में हम अंडजनन को लेकर सामान्य चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में, इससे पिछले चैप्टर में हमने शुक्र जनन के बारे में पढ़ा था। वैसे तो बेसिकली शुक्रजनन और अंडजनन की जो प्रोसेस होती है उसमें सेम स्टेप होते हैं, सेम चरण होते हैं। वही शुक्रजनन की तरह अंडजनन में भी मल्टीप्लिकेशन फेज पाई जाती है, उसके बाद ग्रोथ फेज आती है और अंत में फिर मैचुरेशन फेज आती है और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। देखिए, जैसा कि हमने लिखा अंडजनन, अब हम बात करते हैं तो अंडजनन अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया है। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन है। और अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है, फीमेल गैमेट है। अंडाणु के निर्माण की, सीधे शब्दों में आपको समझना है, अंडाणु के निर्माण की जो क्रिया है, क्रिया अंडजनन कहलाती है। ठीक है। अब देखिएगा, अंडाणु हमारे पास क्या हुआ? फीमेल गैमेट है। गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित, हैप्लॉइड। ठीक है। देखिएगा, मादा में अंडाणु क्या है? मादा का गैमेट है, मादा का युग्मक है। युग्मक दो ही प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक एज ए स्पर्म, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड फीमेल गैमेट एज ए एग यानी अंडाणु। ठीक है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और गैमेट्स की जो गुणिता होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, यानी अगुणित। कहने का अर्थ, जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, गुणसूत्रों की जो संख्या है, वो जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है गैमेट्स में। चूँकि गैमेट्स निर्माण के दौरान माइटोसिस भी होता है, लेकिन मियोसिस जरूर होता है। और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैसे हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, नहीं? तो फीमेल गैमेट, हम देखिएगा, हम फीमेल गैमेट या अंडाणु की बात कर रहे हैं, तो अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होगा? मादा की जो जनन ग्रंथि होगी, मादा जनन ग्रंथि। फीमेल गैमेट यानी अंडाणु कहाँ बनेगा? मादा जनन ग्रंथि। और मादा जनन ग्रंथि क्या है? अंडाशय है, ओवरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, फीमेल गैमेट यानी एग यानी अंडाणु का फॉर्मेशन यानी निर्माण कहाँ पर होगा? मादा की जनन ग्रंथि में, जो क्या है? अंडाशय है, यानी अंडाशय में बनेंगे। ठीक है। हम शुक्र जनन में चर्चा कर रहे थे, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? नर की जनन ग्रंथि में। नर की जनन ग्रंथि कौन सी है? वृषण। वृषण में होता था। लेकिन देखिए, जनन ग्रंथि में यानी अंडाशय में अंडाणु का जो निर्माण होता है, उसी क्रिया को हम अंडजनन कहते हैं। मादा की जो जनन ग्रंथि है, अर्थात अंडाणु है, अंडाशय है, अंडाशय के अंदर अंडाणु के निर्माण की जो क्रिया है वो अंडजनन कहलाएगी। अंडजनन को ही हमें इस चैप्टर के अंदर विस्तार से समझना है, पढ़ना है। अब देखिएगा, जैसा हम नरजनन में पढ़ के आए थे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, वहाँ पर हमने लिखा था प्रिमोर्डियल सेल्स पाई जाती हैं। प्रिमोर्डियल सेल्स पाई जाती हैं। प्रिमोर्डियल सेल्स ही आगे चल कर के गैमेटोजेनेसिस करती हैं, यानी फीमेल गैमेट का निर्माण करती हैं। प्रिमोर्डियल सेल्स का विकास किससे हुआ? जर्मिनल एपिथेलियम से। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम प्रिमोर्डियल सेल बनाती है। प्रिमोर्डियल सेल फिर क्या बना लेती है? ऊगोनिया का निर्माण करती है। ऊगोनिया सेल है, उसका निर्माण करती है। प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस की फीमेल के अंदर। देखिए, सर्वप्रथम जर्मिनल एपिथेलियम जो क्या करती हैं, बार बार माइटोटिक सेल डिवीजन करती हैं
और बहुत सारी संख्या में क्या बनाती हैं, प्रिमोर्डियल सेल्स बनाती हैं। यही प्रिमोर्डियल सेल्स फिर परिपक्व होने के पश्चात समसूत्री विभाजनों के बाद क्या बना लेती हैं, उगोनिया, और उगोनिया को हम बोलते हैं अंडजनक कोशिका, यानी यही आगे चल कर के अंडाणु को जन्म देगी, अंडजनक कोशिका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है उगोनिया। अब देखिए उगोनिया एक ऐसी कोशिका डिप्लॉयड, उगोनिया एक ऐसी डिप्लॉयड सेल जो युग्मक जनन के यानी अंड जनन के चरण में प्रवेश कर जाती है। कहने अब चरण हम बेसिकली उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ के आए थे, अर्थात वही गुणन अवस्था होगी, फिर वृद्धि अवस्था होगी, उसके बाद परिपक्वन अवस्था आएगी और अंत में अंडाणुओं का निर्माण होगा जो फीमेल गैमेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये कैसी हैं, अभी तक 2n है, ये सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, 2n है, डिप्लॉयड कंडीशन में है, ये भी सब कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं ये सारी की सारी। अब आपको इतना गौर करना है, ये जर्मिनल एपिथेलियम एंड प्रिमोर्डियल सेल्स, उगोनिया, ये सारी कोशिकाएं हैं कहाँ पर, इनका निर्माण माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा हो रहा है, लेकिन कहाँ पर हो रहा है, इन सब का जो निर्माण हो रहा है ये एक्चुअल में ओवरी के अंदर हो रहा है, अंडाशय के ही अंदर हो रहा है। और अंडाशय फीमेल की क्या है, गोनेड है, जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है। ठीक है, अंडाशय की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो सबसे बाहर की परत एपिथेलियम की पाई जाती है, ये जिसको हम जनन उपकला नाम बोलते हैं। इसी में फिर माइटोटिक सेल डिवीजन चलते हैं तो प्रिमोर्डियल सेल्स बनती हैं जो आगे चल करके उगोनिया का विकास करती हैं, और उगोनिया फिर फेज में प्रवेश कर जाता है, तीनों चरणों से गुजरने के बाद मादा युग्मक का निर्माण करता है। अब देखिएगा, आपको शॉर्ट में ये कई बिंदु याद रखने हैं, आगे समझने की उगोनिया से आगे हम बात करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि शुक्र जनन और अंड जनन में जो बेसिक अंतर है, वैसे तो चरण हम देखेंगे तो चरणों में तो वही सेम प्रोसेस है। पहला जो चरण होता है उसको गुणन अवस्था बोलते हैं, गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, और दूसरी जो होती है वो वृद्धि प्रावस्था है, ग्रोथ फेज, एंड तीसरी जो है परिपक्वन है, परिपक्वन अवस्था है ना, अवस्था या प्रवस्था, मैचुरेशन फेज, मल्टीप्लाई फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। ठीक है, अब देखिएगा यही तीनों फेज हम शुक्र जनन में भी पढ़ के आए थे, लेकिन बेसिक अंतर तीनों में दोनों में क्या है, अंड जनन एंड शुक्र जनन में जो बेसिक अंतर है, खास बात यह है कि जो गुणन प्रावस्था है ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों में कॉमन ही होती है, यानी सेम ही होती है, बिल्कुल एजिट होती है। और इसमें तो केवल क्या होता है, एक उगोनिया कोशिका होती है जो माइटोटिक सेल डिवीजन करती है और नंबर में इंक्रीज हो जाती है, यानी संख्या बढ़ा लेती है। लेकिन जो खास अंतर आता है वो ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज में है। खास बात यह है कि ग्रोथ फेज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, oogenesis के अंदर ग्रोथ फेज का अपना बहुत बड़ा महत्व है और सर्वाधिक इम्पोर्टेंट फेज ग्रोथ फेज है oogenesis में। अंड जनन, शुक्र जनन में ग्रोथ फेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, और अंतर ये भी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज छोटी होती थी, जबकि oogenesis में ग्रोथ फेज बहुत लंबी अवधि की होती है, बहुत अधिक बड़ी होती है। इसका सीधा सा रीज़न है छात्रों, अंड जनन में ग्रोथ फेज इतने अधिक लंबी क्यों होती है, सीधा और बहुत सटीक कारण है इसका। जो अंडाणु हम बनाने जा रहे हैं मादा युग्मक, चूँकि अंडाणु हमेशा शुक्राणु की तुलना में आकार में कई गुना बड़ा बनता है। आपको ध्यान रखना है, मैंने शुक्र जनन में भी बताया था, नर युग्मक आकार में छोटे परंतु संख्या में अधिक होते हैं, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़े होते हैं किंतु संख्या में कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं। तो इनका आकार बड़ा है। आकार बड़ा कौन सी अवस्था में होता है, ग्रोथ फेज के दौरान। तो ग्रोथ फेज का बड़ा होना स्वाभाविक है। ठीक है, हम ये जान के आए थे स्पर्मेटोजेनेसिस में तो ज़्यादा आकार बड़ा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती,
जब दूसरा चरण संपन्न होता है स्पर्मियोजेनेसिस का, यानी स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है, कायांतरण वाली घटना चलती है, तो उसके आकार को और भी छोटा करना पड़ता है, क्योंकि शुक्राणु को गतिशील रह करके अंडाणु तक पहुंचना होता है। तो जितना सूक्ष्म, जितना छोटा, जीवद्रव जितना कम होगा, द्रव्यमान जितना कम होगा, शुक्राणु उतनी ही अच्छे ढंग से गति कर पाएगा। इसलिए उसका कोशिका द्रव तो निकाला भी जाता है, बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं उसमें। तो खास बात यह है कि ग्रोथ फेज अंडजनन की बड़ी है, क्योंकि अंडाणु ही बड़ा बनता है। और अंडाणु बड़ा इसलिए बनाया जाता है छात्रों, बेसिक कंसेप्ट को समझना, अंडाणु को बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि अंडाणु के अंदर निषेचन के बाद जरूरी पोषण पदार्थों को संचित और संग्रहित करके रखा जाता है। क्योंकि निषेचन के बाद जब जायगोट में डिवीजन चलते हैं और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो उस समय पोषण की और ऊर्जा की जो पूर्ति की जाती है वो अंडाणु के कोशिका द्रव के द्वारा ही की जाती है, अंडाणु के द्वारा ही की जाती है। इसलिए अंडाणु की ग्रोथ फेज बड़ी होती है। तो इस ग्रोथ फेज के दौरान अंडाणु अपने अंदर काफ़ी अधिक संख्या में पोषक तत्व, पोषक पदार्थ, कोशिका द्रव, पीतक, ऐसे पदार्थ अधिक मात्रा में संचित कर लेता है, ताकि भ्रूण के पोषण की पूर्ति की जा सके आगे निषेचन के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से ग्रोथ फेज शुक्र जनन में छोटी और अंड जनन की बहुत अधिक बड़ी होती है। ठीक है। दूसरा, हम मैचुरेशन फेज की बात करें तो मैचुरेशन फेज में भी एक अंतर है खास। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस चलता है चलने को तो, और मियोसिस के दो पार्ट होते हैं इस तरीके से। इन्हीं मियोसिस के दोनों चरणों को हम परिपक्वन विभाजन भी बोलते हैं। परिपक्वन विभाजन ये पहला हो जाता है, ऐसे ही ये परिपक्वन विभाजन सेकंड हो जाता है। लेकिन देखिएगा, मियो फर्स्ट जब संपन्न होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। पुत्री कोशिकाओं में जनक कोशिकाओं की तुलना में क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब जो डिप्लॉइड सेल होती है वो कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। आगे भी हैप्लॉइड ही चलते हैं, चूँकि युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जो मियोसिस है यानी परिपक्वन विभाजन प्रथम है, ये असमान प्रकार, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, आपको ध्यान रखना है। जो परिपक्वन विभाजन होते हैं, परिपक्वन जो विभाजन है यानी मियोसिस जो चलेगा वो कैसा होता है, परिपक्वन विभाजन असमान चलेगा, असमान होता है। आपको ये लाइन रटनी है, परिपक्वन विभाजन अंड जनन में, अंड जनन में परिपक्वन विभाजन असमान होता है, जबकि शुक्र जनन में परिपक्वन विभाजन समान प्रकार का ही होता है। कहने का मतलब यह है, एक प्राइमरी oocyte, एक प्राथमिक अंडजनक कोशिका जब विभाजन करते हैं, दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है, तो दोनों समान साइज की नहीं बनती हैं। खास बात याद रखने योग्य, दोनों समान साइज की नहीं बनेंगी। मान लीजिए ये एक हमारे पास क्या नाम से प्राइमरी उगोनिया है, उगोनिया कोशिका है, इसमें मियोसिस चलेगा, फर्स्ट वाला मियो फर्स्ट चलेगा, क्रोमोसोम आधे यानी 2n की जगह n हो जाएगी कोशिका, लेकिन कोशिका तो n हो जाएगी, लेकिन विभाजन इस प्रकार का होगा। कहने का मतलब एक कोशिका बड़ी बनेगी, एक कोशिका बहुत लघु, बहुत छोटी और सूक्ष्म बनेगी। ये जो असमानता है, एक का बड़ा बनना, एक का छोटा बनना, इसी को हम असमान विभाजन बोल रहे हैं। और ऐसा केवल अंड जनन में ही होता है, शुक्र जनन में नहीं होता। आपको विशेष खास बात याद रखनी है। ठीक है। असमान विभाजन, ये बेसिक अंतर है शुक्र जनन और अंड जनन की इन अवस्थाओं में। बाकी अवस्थाएं तो वही तीन है, शुक्र जनन में भी हमने ये तीनों अवस्थाएं पढ़ी थी, है ना। लेकिन ये तो सेम चलती है, बाकी इन दोनों में अंतर सीधा स्पष्ट समझ में आ गया। ग्रोथ फेज में मैंने बताया था, परिपक्वन अवस्था में अंतर क्या है, असमान होता है, जबकि शुक्र जनन में समान होता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखिएगा, जो बड़े आकार की कोशिका बनती है जिसमें केंद्रक भी बड़ा है, सघन जीवद्रव पाया जाता है, ये तो सेकेंडरी oocyte बना लेती है, जबकि इसको पोलर बॉडी कहता है, पोलर काय बनती है और इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसमें जीवद्रव बिल्कुल नगण्य होता है, न के बराबर होता है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है।
केवल ये बच्ची रह जाती है। अब ये मियोसिस सेकंड में प्रवेश करेगी, मियो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड में प्रवेश करेगी तो पुनः वही कंडीशन आएगी। कहने का मतलब एक बड़ी कोशिका बनेगी, एक छोटी सी बनेगी। छोटी तो वही पोलर बॉडी बनेगी जो फिर विलुप्त हो जाती है, ये बड़ी बची रह जाती है जो हमारे पास क्या है, एग सेल है। एग सेल है और हैप्लॉइड है, इसी को हम फीमेल गैमेट बोल रहे हैं, फीमेल गैमेट जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एक आरेख के रूप में आगे दर्शाऊंगा। तो देखिएगा, इनको समझने के लिए हम वही रेखीय रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। फिर एक एक चरण को लेकर के हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बड़ी उगोनिया कोशिका हमने ली, ये उगोनिया कोशिका कहाँ से आई, प्रिमोर्डियल सेल से बनी। प्रिमोर्डियल सेल कहाँ से आई, जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं के माइटोटिक सेल डिवीजन से बनी, और इसकी कंडीशन 2n है, इसको हम कह रहे हैं उगोनिया है। उगोनिया का अर्थ क्या हुआ, अंडजनक कोशिका है, ये आगे चल करके अंडाणु को जन्म देगी। स्टेप्स हैं, पद हैं, चरण हैं, जिनको हम समझेंगे। अब देखिए, प्रारंभ में तो हमको पता है क्या चलता है, माइटोसिस चलता है। माइटोसिस चलता है तो 2 सेल्स बन जाएंगी इस तरीके से। फिर आगे बात करते हैं, फिर माइटोसिस चलता है, और माइटोसिस चलने के पीछे क्या कारण है, नंबर में इंक्रीज करना कोशिकाओं को, है ना। इस तरीके से ये कोशिकाएं 4 यहाँ पर बन जाएंगी, और ये सभी चारों कोशिकाएं की जो गुणिता है वो क्या है, अभी तक भी 2n है। सभी चारों कोशिकाएं 2n हैं अभी तक, क्योंकि हमें इतना पता है यहाँ केवल क्या संपन्न हुआ, माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज ए पेरेंटल सेल, जनक या पैतृक कोशिका के जितने ही होते हैं, आधे नहीं होते, है ना। ये इस तरीके से विभाजन चलता है। अब हम किसी एक कोशिका को लेकर आगे बढ़ते हैं इन चारों में से, तो वो ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है, और किसी भी एक कोशिका को समझ लें, बाकी सेम प्रोसीजर चारों में चलेगी कुल मिलाकर। इस तरह की कंडीशन, आकार को बड़ा कर देंगे, बड़ा सा केंद्रक लगा देंगे, सघन जीवद्रव इसमें दिखाया जाएगा इस प्रकार से। ये जो हमारी कोशिका होगी इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ये प्राथमिक अंडजनक कोशिका हुई हमारी। अब देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो फेज है, ये तो मल्टीप्लिकेशन फेज है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो फेज होगी, जिसमें हम आकार बड़ा करके दिखा रहे हैं कोशिका का, ये हमारी ग्रोथ फेज है। ठीक है, आपको यहाँ देखिए तीसरा चरण अभी बाकी है, मैं इसको मिटाने के बाद आगे बढ़ाऊंगा, है ना। एक उगोनिया अंडजनक कोशिका जो द्विगुणित अवस्था में है, समसूत्री विभाजन करती है, फलस्वरूप 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। प्रत्येक में फिर समसूत्री विभाजन चलता है तो पुनः 2-2 कोशिकाएं बन जाती हैं, है ना। कुल मिलाकर एक उगोनिया से समसूत्री विभाजन के द्वारा 4 उगोनिया बन जाती हैं, है ना। 4 अंडजनक कोशिकाएं बन जाती हैं, और चारों ही अभी भी कैसी अवस्था में, द्विगुणित अवस्था में है। केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो DNA है, वो डबल है अभी भी, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस हुआ, मियोसिस नहीं हुआ अभी तक। और इस माइटोसिस का उद्देश्य क्या है, केवल कोशिका को की संख्या को बढ़ाना, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, गुणन अवस्था। कई गुणा हो जाए, 1 से 4 हुई, 4 गुणा कोशिकाएं हो जाती हैं, तो ये बढ़ाया जाता है ताकि अधिक संख्या में गैमेट्स बन सकें, युग्मक अधिक संख्या में निर्मित हो सके, इसलिए ऐसा करना पड़ता है पहले। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, प्रत्येक कोशिका, एक कोशिका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम। प्रत्येक कोशिका क्या करती है, ग्रोथ फेज में प्रवेश कर जाती है, ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है। और ग्रोथ फेज में अब हम देखिए कोशिका को आकार में थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं समझने के लिए, क्योंकि नाम ही ग्रोथ फेज है, इसमें आकार बड़ा होता है। और ये भी हम पहले कंसेप्ट समझ चुके हैं, शुक्र जनन की तुलना में अंड जनन की ग्रोथ फेज तो कई गुना बड़ी होती है, बहुत अधिक बड़ी होती है, लंबी अवधि की भी होती है।
इसलिए आकार यहाँ बहुत अधिक बढ़ता है। शुक्र जनन में तो आकार लगभग 2 गुना हो जाया करता था, यहाँ कई कई हजार गुना तक हो जाता है। अलग अलग जंतुओं की पोजीशन अलग अलग है ना। तो ऐसे बड़ा करके दिखा दे जिसमें सघन जीव द्रव भी इस तरीके से भरा हुआ, बड़ा सा केंद्रक, और बनने वाली कोशिका को प्राइमरी oocyte नाम दिया गया, प्राथमिक अंडजनक कोशिका, प्राथमिक अंडजनक कोशिका कहा गया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, केवल और केवल कोशिका अपना आकार में बढ़ाती है, आकार बड़ा करती है, किसी भी प्रकार का कोई सेल डिवीजन यहाँ नहीं होता है। ध्यान रखने योग्य बात है, ग्रोथ फेज के दौरान किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है, केवल कोशिका आकार में वृद्धि करती है। ग्रोथ फेज की जब हम डिस्कस करेंगे आगे, तो ग्रोथ फेज को बहुत विस्तार से हमें समझना है। ग्रोथ फेज में देखिए क्या होता है, कोशिका द्रव भी बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है। डीएनए के अंदर केंद्रक के अंदर भी जो केंद्रक द्रव होता है उसका भी संश्लेषण होने लगता है। आरएनए बन जाते हैं, डीएनए बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है, राइबोसोम्स बन जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेज बन जाते हैं, यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। इन सब का एक ही औचित्य है, कोशिका को साइज में बहुत अधिक बड़ा करना, है ना। पीतक का भी यहाँ पर संग्रह संचय होता है, संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पीतक बनता है, देखिएगा, लिवर के अंदर पीतक बनता है, और क्या नाम से जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी कोशिका में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वो सारे मिलकर के कुल मिलाकर क्या बना लेते हैं, यौक यानी पीतक का निर्माण कर लेते हैं। और ये ही पीतक वो पोषक तत्व युक्त पदार्थ है जो निषेचन के बाद भ्रूण के विकास में काम आएगा। इसलिए कोशिका को, अंड कोशिका को यहाँ इन पदार्थों को संचय करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, अगर इस तरह से भोजन के संश्लेषण की व्यवस्था ये अंडाणु नहीं करेगा, तो निषेचन के बाद जब जाइगोट से भ्रूण बन रहा होगा तो उसके पोषण की पूर्ति नहीं हो पाएगी और भ्रूण का विकास अधूरा रह जाएगा, यानी पूर्ण विकसित भ्रूण नहीं बन पाएगा। ऐसे में हालांकि वो एक अलग बात है कि कुछ प्राणी अंडज होते हैं, कुछ जरायुज होते हैं। जरायु प्राणियों में देखिए अंडाणु इतना बड़ा नहीं होता है। जरायु प्राणियों में पीतक का संश्लेषण करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें इतना पता है जरायुज प्राणियों में तो विदलन के बाद जब ब्लास्टुला बनता है और इम्प्लांटेशन की घटना होती है तो एक खास स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा विकसित हो जाती है, यानी माता और भ्रूण के ऊतक आपस में मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, जिससे माता के ऊतकों द्वारा, माता के रक्त के द्वारा ही भ्रूण को पोषण की पूर्ति होती रहती है। तो वहाँ ज़्यादा पीतक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे अंडज प्राणी हैं, एम्फीबियंस हैं, और इधर रेप्टिलिया एंड एवीज के जो प्राणी हैं, नहीं, इनमें, इनके अंडों में काफ़ी अधिक मात्रा में पीतक पाया जाता है, चूँकि पूरे भ्रूण के निर्माण के पोषण की पूर्ति अंडाणु के पीतक यानी द्रव पदार्थ के द्वारा ही की जाती है। तो आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ उदाहरण भी हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे पूरी तरह एक एक चरण को अलग से, किस तरीके से पीतक बनता है, किस तरीके से कोशिका आकार में बड़ा होती है। घटनाएं अलग अलग हैं, विचित्र हैं, आगे डिस्कस में हम अलग अलग एक एक को लेंगे। अब इससे आगे मैं आगे यहाँ बना रहा हूँ, ये अपनी बड़ी वाली कोशिका, इसमें अब विभाजन चलेगा असमान वाला। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हम यहाँ दिखाएंगे। ये तो प्राइमरी oocyte हमारे पास पिछला है, इससे एक कोशिका छोटी और एक कोशिका बड़ी बनेगी। ये यहाँ से एन चली आ रही है, ये एन एन ही होंगे। ये मियोसिस सेकंड जो मियो फर्स्ट होगा यहाँ, है ना, मियो फर्स्ट। फिर पुनः विभाजन चलेगा और इस तरह की कोशिकाएं बनेंगी। ये वाली कंडीशन देखिएगा, यहाँ से लेने के बाद यहाँ तक ये क्या है, मैचुरेशन फेज है। मैचुरेशन फेज है, ठीक है। अब देखिएगा मैचुरेशन फेज में यानी परिपक्वन मियोसिस फर्स्ट चलेगा, फिर मियो सेकंड चलेगा, मियो सेकंड यहाँ होगा, यहाँ पर मियो सेकंड होगा, ठीक है। और जो देखिए व्यवस्था, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ।
ये जो कोशिका हमारे पास आती है मियोफस्ट के बाद, इसको फिर हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी ये थी, प्राइमरी oocyte ये बनी तो ये सेकेंडरी oocyte बनेगी, है ना। सेकेंडरी oocyte के बाद जो ये कोशिका बनी, ये तो हमारी एग सेल है, जिसको हम फीमेल गैमेट के रूप में मान रहे हैं, हैप्लॉइड है। और ये प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी PPB, और ये क्या हो जाएगी सेकेंडरी पोलर बॉडी। इस तरीके से देखिएगा, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छी चीज़ है। आकार बड़ा होने के बाद प्राइमरी oocyte बनी, ठीक है, जो कैसी है, द्विगुणित है। मैंने ये द्विगुणित होगी यहाँ तक, इसमें मियोसिस फर्स्ट चलेगा तो अगुणित कोशिका बनेगी, जिसमें सेकेंडरी oocyte बड़ी वाली को नाम दिया गया है सेकेंडरी oocyte, और छोटी जो बनती है उसको प्राइमरी पोलर बॉडी नाम दिया गया है। पोलर बॉडी का जीव द्रव नहीं होने के कारण कोई रोल नहीं होता है, थोड़ी देर बाद आगे चल कर के डिजेनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है ना। फिर मियोसिस सेकंड चलता है तो प्राइमरी पोलर बॉडी से दो कोशिकाएं फिर बनेंगी, छोटी वाली, और बड़ी वाली कोशिका में फिर मियोसिस सेकंड चलता है तो फिर दो बनेंगी, लेकिन वही असमान, अर्थात एक बड़ी और एक छोटी बनेगी। बड़ी वाली जो कोशिका होगी वो तो हमारी एग सेल है, एग सेल हो जाएगी जो मादा युग्मक है, जो हम बनाने जा रहे हैं, अंडजनन, अंडाणु यही है, हो गया अंडजनन। और जो दूसरी जो छोटी कोशिका बनेगी उसको हम सेकेंडरी पोलर बॉडी नाम दे देंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। पहली बार यहाँ बनी थी, यहाँ दूसरे विभाजन के बाद बन रही है, तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब देखिएगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पोलर बॉडी 3 है, बनने वाली 4 कोशिकाओं में से 3 तो पोलर बॉडी हैं, जिनमें जीव द्रव न के बराबर है और आगे चल करके नष्ट हो जाते हैं, तो इनका तो अपना रोल खत्म हो जाता है। केवल सक्रिय रूप में एक कोशिका बचती है जो मादा युग्मक यानी अंड कोशिका है, हैप्लॉइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अंड जनन में एक प्राइमरी oocyte से अंत में कितने अंडाणु बने, केवल एक ही अंडाणु बनता है। जबकि आप गौर करना पिछली बात पर, शुक्र जनन में एक प्राइमरी शुक्रजनक कोशिका से, स्पर्मेटोसाइट से विभाजन के अंत में कितने स्पर्म बनते थे, कितने स्पर्मेटिड बनते थे, 4 ही बनते थे, 1 से 4 बनते थे, यहाँ 1 से 1 ही बन रहा है। तो सीधा समझ में आ गया होगा कि जो अंडाणु हैं यानी मादा युग्मक हैं, वो नर युग्मक की तुलना में हमेशा संख्या में कम बनेंगे, यानी 1:4 तो सीधा सीधा ही होगा। जहाँ वे 4 बनते हैं शुक्राणु, वहाँ अंडाणु 1 ही बनता है ना। तो 1/4 तो सीधा संबंध है। अब ये चीज़, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, अंडाणु की ग्रोथ फेज बड़ी है, असमान विभाजन, 2 फैक्टर बहुत पक्के हैं। असमान विभाजन हुआ इसलिए ये कोशिका बड़ी रह गई। समान होता तो दोनों में बराबर जीव द्रव्य बढ़ता, तो दोनों का जो साइज है वो सेम आता। एक में तो जीव द्रव्य गया ही नहीं, ना के बराबर गया, तो दूसरे में सबसे अधिक बचा, इसलिए आकार बड़ा रह गया। एक तो बड़ा रहने का ये कारण है असमान विभाजन, और दूसरा ज़्यादा बड़ा होने का कारण क्या है, ग्रोथ फेज बहुत लंबी अवधि की होती है। विस्तार से चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रोथ फेज के बारे में। ग्रोथ फेज बहुत अधिक लंबी अवधि की होती है, इसलिए भी अंडाणु क्या आता है, बड़ा आता है। तो बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। शुक्राणु आकार में तो छोटे बनते हैं लेकिन संख्या में अधिक, जबकि अंडाणु संख्या में तो कम बनते हैं, एक ही बनता है लेकिन आकार बहुत बड़ा होता है। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो मादा युग्मक यानी अंडाणु हो वो गति नहीं करते, अगतिशील होते हैं और गोल होते हैं, जबकि शुक्राणु गोल नहीं होते, लंबे और पूंछयुक्त होते हैं और गति भी करते थे, गतिशील भी होते हैं, है ना। तो आपको ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, ये भी याद रखने हैं, ठीक है।